राहुल गांधी जैसा कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता ऐसी बात बोलेगा, बहुत ही शर्मनाक निंदनीय बयान है उनका। पता नहीं उनके बुद्धि को क्या होगा। और ऐसे बयान वो जानबूझ कर देते हैं ताकि खबरों में बने रहे। एक कहावत है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाबालिग बुद्धि के हैं, उम्र भले ज्यादा हो गई हो, बुद्धि बहुत नाबालिग है। दूसरी चीज ये है कि उनको जो 4 साल के बाद जो निकलेंगे 75% वो स्किल्ड रहेंगे, वो उनको वो जूते मार रहे हैं। और वो कहते हैं 75% लोगों को फेंक दिया जाएगा। भाई साहब 75% लोग जो होंगे 4 साल की ट्रेनिंग लेंगे, स्किल्ड रहेंगे, सेना के अनुशासन से बधे रहेंगे। सभी ने कहा है कि जो 75% निकले उसमें से जो हमारे काम के होंगे, हमारे स्किल्ड के होंगे, हम उनको रखेंगे। अगर मान लीजिए वो पकौड़ा भी बेचेंगे ना तो बड़े अनुशासन से, बड़े हिम्मत से, बड़े आत्मविश्वास से बेचेंगे। उद्देश्य के लिए कभी राहुल गांधी की तरह वो बयान नहीं देंगे। और वो कहते हैं सरकारी नौकरी इतनी है नहीं जो सबों को दे दी जाए। बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी महंगाई भी है, कोई शक नहीं है। और ऐसी बचकानी बात कहना, पता नहीं कांग्रेस के और सांसदों को या और नेताओं को कुछ महसूस होता है कि नहीं। राहुल गांधी जी अचानक ही जो बयान देते हैं इस तरह से अपनी यात्रा में, और वो पॉलिटिकल तो बयान तो देते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बार बार जो है हमारी सेनाओं को सवाल खड़ा कर देते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं। और अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है उस पर उन्होंने जो बात बोली है उससे आप कितना सहमत है। उन्होंने बोला है कि 4 साल के बाद जो है जूते मार करके सरकार उनको भगा देगी। पहले 4 साल तक जो है उनको हथियार पकड़ाएगी, उसके बाद जो है 4 साल बाद जो है जूते मार करके जो शब्द उन्होंने यूज किया उसको आप किस तरह क्या लेते हैं। एक तो ये है कि वो नाबालिग बुद्धि के हैं, उम्र भले ज़्यादा हो गई हो, बुद्धि बहुत नाबालिग है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो 4 साल के बाद जो निकलेंगे 75% वो स्किल्ड रहेंगे, वो उनको वो जूते मार रहे हैं। तो जो स्किल्ड नहीं है, जो हमारा डेयरी वाला है, पटरी वाला है, दुकानदार है, छोटे मोटे कारोबार करने वाला, उसको कैसा व्यवहार वो करेंगे अगर उनका चले तो। और ये बहुत ही शर्मनाक निंदनीय बयान है उनका। पता नहीं उनके बुद्धि को क्या होगा। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को कहूँगा कि एक समय था कांग्रेस में नेहरू जी, आज़ाद जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ऐसी पार्टी को ये डुबा रहे हैं। और ऐसे बयान वो जानबूझ कर देते हैं ताकि खबरों में बने रहे। एक कहावत है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जानबूझकर ऐसे ही बयान देते हैं जिससे कांग्रेस के प्रति लोगों का जो मोह भंग टूट रहा है, बहुत जब कुछ बचा हुआ है वो भी टूट जाएगा। और ये मैं क्या बोलूं, स्तब्ध हूं कि राहुल गांधी जैसा देश का कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता ऐसी बात बोलेगा। 3 बार 4 बार सांसद रह चुके हैं, वो ऐसी बात बोलेगा। कोई आम आदमी ऐसा बोले तो मैं समझ में आता कि पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल नहीं। और वो कहते हैं 75% लोगों को फेंक दिया जाएगा। भाई साहब 75% लोग जो होंगे 4 साल की ट्रेनिंग लेंगे, स्किल्ड रहेंगे, सेना के अनुशासन से बधे रहेंगे। भारत सरकार ने भी कहा है कि इनमें से अधिकतर को हम रोजगार देंगे। भारत की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोदरेज से लेकर टाटा तक, सभी ने कहा है कि जो 75% निकले उसमें से जो हमारे काम के होंगे, हमारे स्किल्ड के होंगे, हम उनको रखेंगे। तो उससे बचा क्या फिर? वो बेरोजगार कहाँ? वो जो भी जहाँ भी रहेंगे, अगर मान लीजिए वो पकौड़ा भी बेचेंगे ना तो बड़े अनुशासन से, बड़े हिम्मत से, बड़े आत्मविश्वास से बेचेंगे। और वो उद्देश्य के लिए कभी राहुल गांधी की तरह वो बयान नहीं देंगे। दूसरा, 4 साल के बाद उनको लगभग 24-25 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत खर्च करेंगे तो 5 लाख खर्च करेंगे। 20 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे नगद। वो चाहे अपना धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई रोजगार कर सकते हैं, ना चाहे तो फिर नौकरी तो है ही है। और वो कहते हैं सरकारी नौकरी इतनी है नहीं जो सबों को दे दी जाए। बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी महंगाई भी है, कोई शक नहीं है। लेकिन भारत सरकार के 2 संस्थानों के अलावा, एक रक्षा मंत्रालय सैनिकों का और एक रेल मंत्रालय छोड़ दें तो 10 लाख लोगों का रोजगार सिर्फ टाटा दे रहा है। सिर्फ टाटा 10 लाख, अगर 5 व्यक्ति भी एक परिवार में औसत रखे तो 50 लाख लोगों का भरण पोषण टाटा की कंपनी से चल रहा है। और उसके एलाइड वहाँ चाय वाले भी होंगे, पकौड़े वाले भी होंगे, होटल भी होगा, आने जाने के लिए रिक्शा भी होगा, वाहन भी होगा। उस सब के मिला के कर ले तो कम से कम 3 करोड़ लोगों का पेट भरता है उससे, रोजगार से। और ऐसी बचकानी बात कहना, पता नहीं कांग्रेस के और सांसदों को या और नेताओं को कुछ महसूस होता है कि नहीं। इस सेना के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं वो। जिस तरह से देखा होगा आपने कि जो अग्निपथ जो सरकार स्कीम लाई है और वो अग्निवीर जो बनेगी है, जो ट्रेनिंग लेकर के जो अग्निवीर बनेंगे,
वो 4 सालों में जो है एक तो अनुशासन सीखेंगे। फिर सरकार ने ये बोला है कि जो सरकारी प्रतिष्ठान होंगे उसमें भी उनको वरीयता दी जाएगी। अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस है, हर जगह उनको वरीयता दी जाएगी। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी भी तो 25% वो ले ही रहे हैं। बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स है, ये सब जितने भी हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जितने भी हैं, उन सब की उसमें बहाली होगी। या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोटेक्टेड पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस होती है, रिजर्व पुलिस, उसमें हो सकते हैं। वो स्किल्ड हो जाएंगे तो कल को वो दारोगा हो सकते हैं, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, डीएसपी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं। जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई रहेगी, जैसा स्किल्ड होगा वैसा होगा उनका। वो प्रशिक्षित और रिजर्व जवान होंगे हमारे। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ वो कमाल करेंगे अपने भारतीय सेना की तरह। और जहाँ भी रहेंगे वो एकदम सर तान के और आत्मविश्वास से रहेंगे। समाज में मान लीजिए कोई छोटा मोटा धंधा भी करता है, बराबर राजनी होती है, चीनी चपट होती है, उसमें भी वो कारगर होंगे। वो भी वहाँ खड़े हो जाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी लोगों की कि कोई राजनी कर ले। अब इससे ज़्यादा फायदा क्या चाहिए एक आम आदमी। और सरकार तो ठीक है ये कि आप मान लीजिए इंटर करने के बाद ही लोग जाते हैं उसमें, मोस्टली 18 वर्ष के बाद 21 वर्ष तक। तो सरकार ने जो कहा थे ना, कितनी अच्छी बात कही कि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और मान लीजिए मुझे अच्छा लगता है सिलाई के काम में बढ़िया, तो सिलाई का भी कोर्स कराएंगे आपको, से भी बाकी ट्रेनिंग के साथ। आप कोई चाहता है बिल्डिंग बनाना, कोई इंजीनियर बनना चाहता तो बीटेक भी कराएंगे, एमटेक भी कराएंगे। जिसमें रुचि हो। जरूरी नहीं कि 1 लाख सैन्य मान लीजिए भर्ती हुआ तो 1 लाख को एक ही तरह का स्किल चाहिए। सबकी मर्जी और कुवत अलग अलग होती है, सबकी इच्छा अलग अलग होती है। सब किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई एक ही चीज़ में सारे लोग नहीं जाएंगे। तो कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहता है वो डॉक्टरी भी पढ़ सकता है, कोई बीटेक करना चाहता है बीटेक कर सकता है, एमबीए करना चाहता है एमबीए करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या देगा? दुनिया में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। 4 साल की व्यवस्था तो है, लेकिन उसको स्किल्ड करके जहाँ आप जो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ाएं, ये दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, इवन पाकिस्तान, 4 साल का ही है अब, सिर्फ 4 साल। बाकी 75% को स्किल्ड आदमी हो गया, वो किसी क्षेत्र में जाएगा। वो जैसे मान लीजिए वो लोहे का काम सीख गया, वो अपना लेथ मशीन बिठा के आराम से अपने रोजगार कर सकता है। सरकार ने जॉब दी नहीं दी, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें से 60% प्राइवेट सेक्टर और सरकारी मिला के 60% उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। बाकी जो 15-20% बचेंगे, तो जरूरी नहीं सब सरकारी नौकरी चाहे। तो 25 साल के अंदर में जो है ये जो अग्निवीर है वो प्रशिक्षित होते एक तो देशभक्ति की भावना होगी और वो अपने आप में एक ट्रेंड होकर के बाहर निकलेगा। और उसके बाद 25 साल के अंदर में वो उनके पास एक पूंजी भी आ जाएगी। हाँ, वो 20 लाख की पूंजी से वो कुछ भी कर सकता है। मन हो, उसका इच्छा हो, सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट जॉब करे, जिसमें स्किल्ड है उस क्षेत्र में जाए। ना मन है उसको इच्छा नहीं है जॉब करने की, अपना कोई धंधा करे, तो 20 लाख में बहुत से ऐसे धंधे हैं जो आराम से किए जा सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। बेईमानी से तो करोड़ों का भी कम है, लेकिन ईमानदारी से प्रशिक्षित होगा वो, आर्मी से ट्रेंड होगा, वेल ट्रेंड। और भारत की आर्मी दुनिया के सबसे प्रशिक्षित और सबसे अनुशासित आर्मी है। जो उसमें भी टैलेंटेड होंगे तो सिलेक्टेड हो ही जाएंगे। अब देखिए IAS, IPS, IFS 3 लाख लोग उसमें भरते हैं, परीक्षा देते हैं, चुने कितने जाते हैं? 1000। तो बाकी सब बेकार है क्या? नहीं, बेकार नहीं। उनकी योग्यता वहाँ तक नहीं पहुँची, वो दोबारा ट्राई करते, तिबारा ट्राई करते, हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो फिर उसी पर टिके नहीं रहते, फिर कुछ दूसरा अपना देखते हैं। वो इसमें पैसा भी मिल रहा है और उसमें चांस भी मिल रहा है और आगे भी जो है। इससे अच्छा क्या चाहिए कि आप हमें सिखा भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। सिखाने का कोई पैसा नहीं देता, सिखाने के लिए हम खुद जाते हैं, पढ़ने के लिए, ग्रेजुएट करने के लिए, मैं BA जो भी पढ़ने के लिए, या कुछ स्किल सीखने के लिए। कहीं हम जाए मोटर मैकेनिक के पास, भैया हमें सिखा दो, तो 2 दिन 3 दिन वो क्या कहते हैं नीचे सा शुरू जो सबसे लोअर काम होता है उसमें वो करवाएगा। चैन खोलो, तेल डालो, इसका ये नच खोलो, वो सिखाएगा नहीं हमें। 3 साल 4 साल लगेंगे उसको सीखने में। अब ये आपको सिखा भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और सीखने का प्राइवेट में कहीं कोई पैसा नहीं देता, एक तो कोई सिखाता नहीं। तो ये सब जानने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी एक जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और हर मंच से जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी, जिस पार्टी ने जो है सबसे ज़्यादा शासन दिया सरकार ये भारत को, देश को, उसके जो है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कीम किस तरह से जो है लाभकारी है। जो है समझते खूब हैं, एक ही कारण,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अलायंस किए थे। क्या समझौता किया था वो देश को बताते नहीं हैं। और सबसे मूल कारण भारत सरकार के विरोध का राहुल गांधी द्वारा या भारत की सेना को अपमानित करने का, हतोत्साहित करने का, बेइज्जत करने का सबसे बड़ा कारण वही कि राहुल गांधी, आप बताएं 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आपने क्या समझौता किया था? देश को बताने में क्या दिक्कत है आपको? जो संस्कारहीन होता है ना, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो संस्कारहीन आदमी है। और भारत का ही नहीं, किसी दुनिया के किसी भी देश का दुर्भाग्य होगा कि वैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, जहाँ की जो व्यवस्था हो। ये दुर्भाग्य होगा उसका। एक तरफ वो कहते हैं कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है पूरे लोगों के मन में जो है वो विषाक्त कर दिया है, दो छः मन तोड़ दिए हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल करके। तो उनको नहीं लगता है कि वो क्या बात बोल रहे हैं? उससे जो है सेना का जो है, जो हमारी सेना जो है पूरा का पूरा रक्षा कर रही है, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? उनके मन नहीं टूटेंगे? वो मन जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम देश नहीं मन जोड़ रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद या भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ शासन है, आप बता दीजिए, गुजरात में 2002 से लेकर 27 साल हो गए, 2002 के बाद एक भी दंगा हुआ हो? यूपी में योगी जी जब से हैं 6-7 वर्ष हो गया, एक भी दंगा हुआ हो? मध्य प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो? राजस्थान में जब थी तब एक भी दंगा हुआ हो? अभी आसाम में एक भी दंगा हुआ हो? जहाँ का भी आप उदाहरण लेंगे, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन होगा, सुशासन होगा, वहाँ सबके लिए काम होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उनके लिए सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यही बच गया है। अभी वो भारत यात्रा पर थे, वो आंध्र में या तमिलनाडु में एक पादरी से मिले, कोई जोसेफ पादरी है, जो ये कहता है वो पादरी कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ ताकि भारत की भूमि पर मेरा पैर न पड़े, गंदा हो जाएगा। एक प्रोफेसर जोसेफ थे केरल में, दोनों हाथ काट दिए गए थे उनके, केरल से ही शुरू हुई थी, वहाँ क्यों नहीं जाके मिले? वो मिलना तो उनसे चाहिए ना, वो भी तो क्रिश्चियन ही थे। प्रोफेसर उनके हाथ काट दिया गया बीच क्लास में ही। बयान देते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही मुद्दे पर जानबूझकर ऐसे विवादित बयान देते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। रोज अखबार, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आखिर में किस तरह का जोश होगा वो, और क्या जोड़ने की बात कर रहे हैं? अभी टी शर्ट में जा रहे हैं वो, जो इसमें अगर आम आदमी जो है जिस तरह से जो है ये इस तरह के जो है कपड़ों में जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। वो एक आइकॉन है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो तब टूटा जब जो है ये इन्होंने, जब इनकी सरकार थी और जब पाकिस्तान अलग हुआ तब भारत टूटा है। अब क्या जोड़ेंगे? क्या पाकिस्तान को जोड़ेंगे? वो सामान्य आदमी सर्दियों में सर्दी के हिसाब से कपड़े पहनता है, गर्मियों में गर्मी के हिसाब से रहता है, वर्षा ऋतु में बरसात के हिसाब से रहता है। और सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जो सामान्य नहीं हो, जो असामान्य होता है, वो कुछ भी कर सकता है। गर्मी में वो रजाई ओढ़ सकता है और जाड़े में खुले बदन चल सकता है, उसको क्या कहें। और रहा जहाँ तक भारत जोड़ने की बात, तो भारत पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जोड़ना है। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, मुक्ति वाहिनी संग्राम के कारण पाकिस्तान से अलग हुआ, उसको क्यों नहीं जोड़ ली इंदिरा जी ने? तो आप कहते कि भारत जो टूटा हुआ अंग था हमने जोड़ लिया, उसको क्यों नहीं जोड़ा? ठीक है, 1971 में 93,000 पाकिस्तान के फौजी सरेंडर किए, 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी आ रहे हैं। भारत को क्या मिला? भाई आप लड़ रहे हैं, आपको मिल गया, हमें क्या मिला? हम जो आपका साथ दे रहे हैं, अपना सब कुछ खर्च कर रहे हैं आप पर, सारा एफर्ट लगा रहे हैं, हमको क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। जबकि हमारी ये स्थिति होती कि भाई आपके 1 लाख सैनिक हैं, आप कश्मीर को, जो पाकिस्तान अधिक ऑक्युपाइड कश्मीर है POK, उसको आप छोड़ो तो हम 93,000 बंदों को छोड़ेंगे आपके। नहीं, क्यों नहीं छोड़ा है? तब समझते कि हाँ कांग्रेस ने ये किया है। अच्छा, ये जो 26 जनवरी को जो है लाल चौक पे जो तिरंगा फहराएंगे, तो इससे पहले जो है इतनी बड़ी समस्या थी, तिरंगा फहराने के लिए कितने धमकियाँ मिलती थी लाल चौक पे, तब इनकी सरकारें थी, क्यों धारा 370 रिमूव नहीं हो पाई? क्यों इतना टेंशन बना रहा है? तमाम इंटरेस्ट था ना, उसमें इंटरेस्ट था उनका। 3 खानदान, एक अब्दुल्ला खानदान, एक महबूबा मुफ्ती खानदान, एक ऊपर कांग्रेस खानदान, ये तीनों का इंटरेस्ट था उसमें। भारत सरकार के कुल बजट का 10% वहाँ गया। जब से कश्मीर आधा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर लिया, उस समय से आज तक आप जोड़ लें या ये 5 साल अभी छोड़ दें,
तो 60-65 साल में 10% के हिसाब से पैसा गया कहाँ? भाई 10% पैसा आप हमको अपने मान लीजिए किसी के 1 लाख रुपया से लिए, 10,000 रुपया मुझे 40 बरस तक देता रहे, तो मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ ना, इसको मैं सोना तो नहीं चांदी का जोड़ मैं बनवा दूंगा। तो गया कहाँ पैसा? तो इसीलिए इंटरेस्ट था, वो 377 नहीं हटाते थे। उनकी कमाई उससे होती थी, कमीशन मिलता था, क्योंकि बगैर कमीशन का ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग अगर पेन भी खरीदना होगा तो उसमें कमीशन खोजेंगे, 1 रुपये में 10 पैसा कमीशन हमें दो। तो यही इंटरेस्ट है उनका कि 370 नहीं हटाते थे। उनको हुर्रियत वालों को, सैयद शाह गिलानी और जितने भी थे, उनको भारत सरकार पेंशन भी देती थी। दिल्ली आते थे, 5 स्टार होटल में रहते थे और वो स्पेशल प्लेन से आते थे यहाँ, दामाद की तरह मानती थी। वो पाकिस्तान भी जाते, पाकिस्तानी दूतावास भी जाते थे। अब कोई जाके दिखा दे जिसने खुलेआम टीवी पे कहा हो कि मैंने एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा है, 30 लोगों को मारा है। वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जाके मिलते हैं कि शांति का प्रतीक हो गया वो। आज कहाँ है? सजा काट रहे हैं, आज उनका कारावास। ये आपके पास शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात की नीयत होनी चाहिए कि जो आदमी अपराध किया है तो उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आज भुगतो, 10 साल बाद भुगतो, लेकिन भुगतनी पड़ेगी। कर्मों की सज़ा तुम्हें ही मिलेगी। लगभग 70% इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं आर्मी के लिए सीमा क्षेत्र में 3,800 किलोमीटर पर लगभग 80% पूर्ण हो गई है। किसी भी मौसम में हम जा सकते हैं। 4-4, 5-5 टनल बन चुके हैं 6-6 किलोमीटर तक का। और जवानों को बुलेट प्रूफ नहीं था, बंदूकें पुरानी थी, वो सब बदला गया इस दौर में। असॉल्ट गन उनको दिया गया, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे वो पहनना। सियाचिन में हमारे सैनिकों का अंगुली गल जाता था, हाथ पैर गल जाता था, उनके लिए स्पेशल बूट बनाया गया। वहाँ ऐसा टेंट लगाया गया, वो मौसम प्रूफ है, वो क्लाइमेटी प्रूफ है। अंदर रहेंगे गर्मी रहेंगे, बाहर रहेंगे। सूट भी उनका ऐसा ही बनाया गया है, DRDO ने बनाया है कि अंदर से वो हमेशा गर्म रहेंगे, चाहे वो -50 डिग्री के में काम करे वो। तो ये 36 राइफल जो हमारे IBD हुआ 36 राइफल है, और 125 यहाँ बनना है, ये तो 36 आ गया। उनको उसमें थे एक यूरो फाइटर, यूरोपियन कंपनी का, वो भारतीय सेना के स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता था। स्वर्गीय राजीव गांधी बहुत क्लीन मिस्टर क्लीन, बाकी बोफर्स ने उनको क्लीन से डर्टी कर दिया। तो ये हालत इनकी। अभी वो हेलीकॉप्टर वाला चल ही रहा है, 80 वाला हेलीकॉप्टर वाला अभी तक केस चल ही रहा है, अगस्ता वेस्टलैंड वाला। इनकी यही कहानी है। ये जो भी सौदा करेंगे, और चूँकि हथियारों के सौदे में दूसरे देशों से कोई आम आदमी होता नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनको उसमें कमीशन लेने में आसानी होती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है कि AK एंटनी जो इनके रक्षा मंत्री थे, तत्कालीन में भी इन्होंने जो डील के लिए बोला था कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है। 2012 या 13 में संसद में उन्होंने कहा था कि 2 कारण है कि हम नया हवाई जहाज नहीं कर सकते, ट्रेनर जेट भी नहीं कर सकते। एक तो सरकार के पास पैसे नहीं है, दूसरा सीमा पर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुदृढ़ करेंगे, बनाएंगे, तो चीन दौड़ के चला आएगा, उसका उपयोग वो कर लेगा। आज हम आधे घंटे में चाइना के बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं, उस सड़कों से, उस टनल से। ये स्थिति बन गई है। अब बताइए, उस रक्षा मंत्री AK एंटोनी जैसा आदमी, बहुत ईमानदार माने जाते हैं, वो अपनी सेना को कमतर समझ के बात कर रहे हैं। चीन की सेना क्या है वो गलवान में भी देख लिया और अभी तवांग में भी देख लिया। चाइना जो भी बोलेगा, चाइना अभी अगर बोल दे कि दिन के 12 बजे हैं, तो कह राहुल गांधी कहते हैं हाँ दिन के 12 बजे, मोदी जी रात क्यों कह रहा है, लोग रात क्यों कह रहा है। तो ये लोग, एक तो चाइना से इन्हें क्या समझौता किया वो देश को बताएं। सारा कुंजी, सारा प्रश्न का उत्तर उसी में छुपा है। बड़े राहुल जी की जान, राहुल गांधी और कांग्रेस की जान आजकल उसी तोते में अटकी हुई है, उसी समझौते रूपी तोते में। वो कहते हैं कि छुपा रही है सरकार, क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? क्योंकि सामरिक मामले होते हैं, उसको सरकार को अपने पास रखना चाहिए या सबको प्रतिपक्ष होते हैं? राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार सब कुछ बता दे ताकि वो चाइना को कन्वे कर दे, चाइना को बता दे। समझौता तो यही था ना कि भारत में जो कुछ भी होगा वो बताएं। राफेल में क्या क्या चीज़ लगा, कौन से एमिनेशन लगे हुए, वो पूछ रहे थे, क्यों बताए भाई? वो तो सीक्रेट होता है ना। भारत सरकार की क्या जरूरत है, भारतीय सेना को क्या जरूरत है, बर्मा की सरकार को क्या, जो सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो ऑर्डर करता है, बनता है। वो जानना चाहते थे। आज लास्ट में सुप्रीम कोर्ट भी 2-2 बार इनको फटकार लगाई, माफ़ी मांगनी पड़ी। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से 2 बार माफ़ी मांग चुके हैं ये।
तो ये अग्निवीर को माफ़ी वीर समझते हैं। ये माफ़ी वीर, अब राहुल गांधी ना कहा जाए, माफ़ी वीर कहा जाए, ये माफ़ी वीर अग्निवीर को अपनी तरह समझते हैं। जो हमारे राइफल समेत तमाम जो है जो लड़ाकू तो इससे ज़्यादा क्या 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 हो सकता था? क्या चाहते थे कि ये लोग कहते हैं कि कुछ सुस्त बैठी हुई है? एक तो माफ़ी वीर गांधी, अब मैं माफ़ी वीर कहूँगा, माफ़ी वीर गांधी सारा उनका वो समझौते से जुड़ा हुआ 2009 या 7 में हुआ था। दूसरा, ये लोग मोदी का विरोध करते, अंध विरोध नहीं करते, घृणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खुजाया कुकुर आ जाए जिससे लोग उससे भगाते हैं, भाग जाओ, अपने भी हट जाते हैं, नहीं वो हटता है, तो इस हिसाब तक वो लोग घृणा करते हैं। तो मोदी के विरोध में, अंध विरोध में ये देश का विरोध करने लगते हैं। भारत जो यात्रा चला है, भारत में महंगाई है, सभी कहते हैं, सभी स्वीकारते हैं, बेरोजगारी है, सभी स्वीकार करते हैं। उसके खिलाफ आज तक कोई आंदोलन किया कांग्रेस ने? गैस के दाम आज मैं ही लिया हूँ, घर पे मंगवाया हूँ, 1110 रुपया लिया उसने, 700-800 में मिलता था। क्यों नहीं विरोध करती कांग्रेस? क्यों नहीं सड़क पे आती? भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, एक दिन भी आई है? नहीं आई है। और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं गई जहाँ चुनाव था, जाना चाहिए ना। हिमाचल नहीं गई जहाँ चुनाव था, क्यों नहीं गई? ये बरेली नहीं जा रही, रायबरेली नहीं जा रही, अमेठी नहीं जा रही जहाँ उनका चुनाव क्षेत्र था, जहाँ उनकी माता जी का चुनाव क्षेत्र था। ऐसे कैसे भारत यात्रा है भाई? ये राजनीति भी शॉर्टकट की करते हैं। और जो शॉर्टकट जो होता है ना, इमरजेंसी में, अच्छा कोई रास्ता शॉर्टकट हो, मान लीजिए कोई बीमार हो, हमें देखने जाना हो और यहाँ जाम लगा हो, कोई शॉर्टकट हो तो मैं चला जाऊँ तो ठीक है, इमरजेंसी में तो ठीक है। लेकिन वो डेली कोर्स में जो आ जाए ना शॉर्टकट, तो उसका बड़ा ही परिणाम खतरनाक होता है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जो है श्री रामचंद्र जय पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र से की थी। उन्होंने बोला था कि हमारे जो राहुल जी हैं वो जा रहे हैं पद यात्रा करने, जैसे राम ने जो है क्या था, सलमान खुर्शीद ने बोला था कि वो जा रहे हैं हमारे नेता। यूपी में एक और नेता है रावण, अपने को कहते हैं रावण, वो कांग्रेस समर्थक हैं। पहले इसका जवाब दे दें सलमान खुर्शीद जी। दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता बचा कहाँ है? बचा रहता तो यूपी में 1 सीट आती, वो भी अपने दम पर जीता। 3 चुनाव वो जो व्यक्ति जो सज्जन विधायक बने हैं, वो 3 चुनाव हार चुका अपने खेत बेच के। उसने चौथी बार कहा ये मेरे पास लास्ट है, अब इसके बाद खेत नहीं है, एमएलए बना दो। वो अपने दम पर एमएलए बना, कांग्रेस दम पर बना कहाँ एमएलए? सोनिया जी रायबरेली से सांसद, एक भी एमएलए उनका नहीं। राहुल जी पहले अमेठी से सांसद, एक भी एमएलए नहीं उनका। कहाँ है कांग्रेस का कार्यकर्ता? कहाँ है कार्यकर्ता? अगर होता तो ये हाल होती। एक तो कार्यकर्ता पर पार्टी चलती है कि आपका बेस कैसा है। जो था वो बैठ गए, नए कोई आ नहीं रहे कांग्रेस में। जो हमारी एज के तो वो इतना सक्रिय नहीं हो सकते जितना नए 30 वर्ष 25 वर्ष के लोग सक्रिय होते हैं। ठीक है, हम लोग मान लीजिए अगर हम समर्थक भी हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उनके पास नए कार्यकर्ता आ नहीं रहे। ये जो आ रहे हैं ना, ये पैसे दे के लाए जा रहे हैं, 500 रुपये रोज पर। ये बहुत पुरानी कहानी है वो कांग्रेस की। ये ट्रक में भर के जाते थे, बस में हरियाणा से लाते थे। दिल्ली में कोई प्रदर्शन होता था तो ओम प्रकाश हुड्डा जी का यही काम रहता था, भजन लाल का भी यही काम रहता था। तो ये लोग पैसे दे के बुलाए जा रहे हैं।